मेरा नाम मरियम है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं। जब मुझे पता चला तो मैं अपने होश खो बैठी। यानी इतनी देर से जिस कमाई का खाना मैं अपने हलक में उतार रही थी वह ऐसा था कि अगर मुझे पहले ही दिन में पता होता तो मैं अपना घर छोड़ देती। हमारा घराना गरीब ज़रूर था लेकिन हमने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेरी माँ इस बात पर सख्ती से अमल करती थी कि अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ, सो हमें भी कभी मांगने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। मेरी 2 बहनें और 1 भाई है। अब्बा की सारी उम्मीदें भाई से बंधी हुई थी। भाई ने भी उन्हें कभी दुख नहीं दिया, हमेशा वही काम किया जो अब्बा को पसंद था। मैं सबसे बड़ी थी, बाकी दोनों छोटे थे। पैसे की कमी थी लेकिन अब्बा का कहना था कि जितना हक बेटे को मिला उतना ही बेटे को मिलना चाहिए। और मैं और भाई दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जाते थे, बाकी भाई बहन स्कूल में थे। एक रोज़ मैं अपनी क्लास में बैठी नोट्स बना रही थी। एक लड़का मेरे पास आया, मरियम आपको आपका भाई बुला रहा है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, मेरा भाई मुझे क्यों बुला रहा है? आज तो यूनिवर्सिटी भी नहीं आया है। मैंने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि अमन मुझे क्यों बुला रहा है? खैरियत है? मैं अभी नोट्स बना रही हूँ, अभी नहीं आ सकती, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगी। मैं नहीं जानती थी कि वह झूठ क्यों बोल रहा है, जबकि अमन सुबह से ही अब्बा के साथ गया था। फिर इस लड़के ने कहा कि नहीं, वह अभी अभी यूनिवर्सिटी आया है। वैसे तो आप उसकी बहन हैं, लेकिन आपको अपने भाई का भी नहीं पता। अमन यूनिवर्सिटी आया और अभी आपको बुला रहा है। वे ये सब कुछ कहकर वहाँ से चला गया। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और भागती हुई इस जगह पर पहुँची। सामने वाकई वे बाइक के साथ एक टेक लगा कर खड़ा था। क्या हुआ, सब कुछ खैरियत है? तुम तो सुबह काम से गए थे और इतनी जल्दी वापस आ गए। मैंने परेशानी से उससे पूछा क्योंकि मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। मेरा छठा सेंस मुझे बार बार गलत होने का इशारा दे रहा था। हाँ हाँ, सब ठीक है, चलो। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि सोचा कि तुम्हें भी घर ले चलूँ। ये कहकर उसने बाइक पर टांग मारी और मुझे बैठने का इशारा किया। उसकी रंगत भी उजड़ी हुई थी। वह लाख नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था, मगर इस कोशिश में वह हकलान होता जा रहा था। मैं चुप करके बैठ गई। इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए और बाइक ये किसकी है? मैंने उससे कहा। फिर उसने मुझे बताया अब्बा का बुलावा आ गया था, हेड ऑफिस से वापस आना पड़ा और ये बाइक मेरे दोस्त की है। मुझे तसल्ली से जवाब देकर वह दोबारा मोटरसाइकिल चलाने लगा। मैं भी बहुत सुकून से हो गई। मेरे अब्बा की दफ्तर में कभी याद वापसी अक्सर हो जाया करती, लेकिन जब मैं घर पर पहुंची तो इस तरह की वापसी पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे अब्बा 4 कंधों पर लौटे थे। मेरे अब्बा को रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया था, जो मौत को मेरे बाबा के करीब ला गया। मैं हैरत से अम्मा और बहनों को रोते हुए देख रही थी। मुड़कर जब एक नज़र भाई को देखा तो वे भी अपनी सुर्ख होती आंखें झुका दिए। मैं शायद सारी उम्र वैसे ही खड़ी रहती अगर मोहल्ले की एक औरत मुझे पकड़कर ना बैठाती। आप यकीन जानिए, दुनिया में बहुत बड़े दुख होंगे, लेकिन माँ बाप के जाने के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। जब अब्बा का जनाजा उठाया जाने लगा तो वहाँ पर एक कयामत आ गई थी। अम्मा तो बेहोश हो चुकी थी और हम बहनों पर बहुत बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। वक्त की भी यही अच्छी बात है कि वे रुकता नहीं है। सो वक्त भी नहीं रुका और एकदम से उड़कर हमारी सारी खुशियों को दबोच कर ले गया। अब्बू के साथ वे हम पर सिपारे पड़ रहे थे जब एक रिश्तेदार खातून वहाँ पर बैठे बैठे अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए डाला। हम सब हक्का बक्का उस औरत को देख रहे थे कि भला ऐसे मौके पर कौन ऐसी बातें करते हैं। बाप को गए हुए अभी 7 दिन भी नहीं हुए थे और वे रिश्ता लेकर बैठी हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं उनकी तरफ गई और उनसे कहा, चलिए जाइए यहाँ से, शादी ब्याह जो भी करना है अपने बच्चों का जाकर किसी से भी कर लीजिए, यहाँ पर शादी की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उस औरत को भर भर कर सुनाया। मैं जानती थी कि मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। यूं ही औरत तो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाते हुए वहाँ से होती हुई निकल गई। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, बल्कि कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारा है और पूरे ख़ानदान में मेरी बुराइयों का सिलसिला शुरू हो गया। वे औरत घर में जाकर यही कहती कि अरे मैंने तो रिश्ता डाला था, सोचा यतीम बच्ची है
कौन बिहाने आएगा। लेकिन मुझे क्या पता था वे मेरी बेइज्जती कर देगी पढ़ी लिखी। पूरे ख़ानदान में मेरे खिलाफ़ तरह तरह की बातें मशहूर हो चुकी थी। मैं सब लोगों से पूछना चाहती थी कि मेरा कहना तो बुरा लगा है, क्या उनका उस वक्त ऐसी बात करना ठीक था। चलो हमदर्दी में कर ली, मान लिया। और जो रिश्ता लेकर आई थी इकलौते बेटे का, क्या किसी को नहीं पता कि 35 साल का एक मर्द था जो बच्चों की तरह बातें करता था, दिमागी तौर पर बीमार था। भला ऐसी हमदर्दी वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो मेरी बात का जवाब देता। लेकिन इससे एक काम ज़रूर हुआ था, मैं पूरे ख़ानदान में बदनाम हो गई थी। मेरे किरदार के अलावा मेरी बहन पर भी सवाल उठने लगे, यहाँ तक कि उसने इस कदर आग लगाई कि किसी रिश्तेदार ने हमारे घर में आना छोड़ दिया। हम ऐसे हालात में थे, हमें अब उनकी ज़रूरत थी, लेकिन एक परेशानी हमारे पीछे हज़ार परेशानी को खींच ले आई थी। हमारे साथ भी यही हुआ। मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया और अब पढ़ कर क्या करती। हम सबको पढ़ना तो अब्बू का ख्वाब था, जब वे ही नहीं रहे तो कैसे ख्वाब। भाई आधा दिन यूनिवर्सिटी जाते और बाकी का आधा दिन एक वर्कशॉप पर लगा देते। मैंने घर पर एक छोटा सा पार्लर खोल लिया, जिसमें मेरी एक सहेली ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। मुझे कुछ पैसे उधार भी दिए और तमाम सामान खरीद कर भी दिया। बहनों को मैं कुछ भी नहीं करने देती, जैसे पढ़ाई करती। क्या हुआ अगर मैंने खुद अपने ख्वाब अधूरे छोड़ दिए, लेकिन मैं अपनी बहन का ख्वाब नहीं टूटने दे सकती थी। अम्मी भी कुरैशी का काम कर लेती। भाई उनके बनाए हुए डिज़ाइन एक दुकान पर दिखा कर आया तो उन्होंने अम्मा को बच्चों की फ़्रॉक का ऑर्डर दे दिया। मुझसे छोटी बहन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देती थी और मेरा पार्लर भी ठीक चल रहा था। दिन में एक औरत तो आ ही जाती। अब्बा जब थे उस वक्त कमाने की फ़िक्र नहीं थी। हम जानते थे कि कम या ज़्यादा जितना भी है अब्बा हमारे लिए कमा कर लाएंगे। लेकिन उनके जाने के बाद हमारे सर पर मुसीबत गिर गई। हम सब मिलकर इतने कमाने वाले थे, मगर पैसों में बरकत नहीं थी। कुछ अच्छा पका लेते तो खाने का दिल नहीं करता। अब्बा याद आ जाया करते और सब बेदिली से खाना हलक से नीचे उतारते। ऐसे ही दिन बीते चले गए। अम्मा को मेरी फ़िक्र होने लगी, क्योंकि उस औरत के बदनाम करने पर मेरा एक भी रिश्ता नहीं आता। अब ख़ानदान में कोई भी मेरे लिए रिश्ता नहीं भेज सकता था। अक्सर अम्मी जब सब कुछ पिछला याद करती तो वे मुझे बहुत ज़्यादा डांट देती थी। कहती थी कि क्या ज़रूरत थी बोलने की, तुझे अगर उस दिन चुप हो जाती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने को मिलता। क्या ज़रूरत थी बिना वजह ज़बान चलाने की। मैं चुप हो जाती कि काश उस वक्त भी मैं चुप हो जाती। क्या होता, हद से हद उस पागल लड़के से मेरी शादी हो जाती, मेरा परिवार तो ठीक रहता। देखते ही देखते सारा टाइम ख़त्म हो गया और हम पर मुसीबतों का सिलसिला जारी था। जब मैंने देख लिया कि हमारी परेशानी कुछ कम हो गई है, तभी एक दूसरी परेशानी बम की तरह मेरे सर पर आ गिरी। मेरी छोटी बहन का रिश्ता अपने बचपन में ही फूफी के बेटे से तय करके रखा था। मेरी बहन और उसका बेटा हम उम्र थे। उस दिन इतवार था और हम सब घर में मौजूद थे। ये पहली बार था कि अब्बू की वफ़ात के बाद कोई हमारे घर में आया हो, इसलिए अम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा हिदायत दी। जा मरियम चाय बना कर लिया, अमन ये बना कर लिया, तो आमना फूफी के लिए शरबत लिया। बस सुबह से ही अम्मा की ये बातें चल रही थी। अम्मा बहुत ज़्यादा खुश थी, चलो किसी को तो हमें याद आई। लेकिन फूफी तो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा रही थी। सारा नाश्ता ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि उनके मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। देखो भाई रशीदा, भाई जब जिंदा थे तब के मामले कुछ अलग हैं, लेकिन उनके जाते ही सारे पर्दे खुल गए हैं। ये कहते हुए फूफी ने मुझे देखा, फिर दोबारा से अपनी बात जारी रखी। मैंने तो भाई की मोहब्बत में आकर मिली थी, मुझे क्या पता था कि ये लड़कियां तुम उफाड़ होंगी। पूरे कमरे में खामोशी थी। क्या कह रही हो शाइस्ता, क्या कर दिया मेरी बेटी ने? उनका दिल भी कुछ धड़कना भूल गया था। फिर उन्होंने कहा कि तुम तो ऐसी बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी बेटी ने उस दिन जो बातें उस औरत को सुनाई, वो कोई अच्छे घर की लड़कियों के काम नहीं होते। चलो मान लो उस बंदी ने तुम लोगों पर तरस खाकर रिश्ता भेज दिया था, तो तुम्हारी बेटी को बोलने की क्या ज़रूरत थी, उससे ज़बान चलाने की क्या ज़रूरत थी? फूफी बोतल की तरह धीरे धीरे अपना गुस्सा बाहर निकाल रही थी। शाइस्ता बच्ची है, बाप के जाने का दुख तो तुम्हें पता ही है, ज़बान चल गई होगी। लेकिन सारे ख़ानदान वाले तो बड़े हैं ना, समझदार हैं, नहीं तो बड़कपन दिखाकर माफ़ कर दे। जब से मेरे पति की मैयत हुई है, कोई भी हमारे घर पर नहीं आया है। हमारे दिल पर क्या बीती होगी। तुम भी तो आज आई हो, आ जाती और दिलासा दे देती, लेकिन नहीं, हमें तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर दिया।
اور رہی بات میری بیٹی کی، تم نے میری بیٹی کی زبان تو یاد رکھی، لیکن اس عورت کے پاگل بیٹے کو بھی دیکھ لیتی جو میری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئی تھی۔ امی نے آج پھوپھی کو بھر بھر کے سنا دی اور اپنی بیٹی کا ہی ساتھ دیا۔ شاید بہت دنوں سے بھرا ہوا لاوا تھا جو اچانک سے باہر نکلا تھا۔ جو بھی ہے، بڑی بہن جب ایسی ہے تو چھوٹی بھی کم نہیں ہوگی۔ ویسے بھی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے، جلد ہی اس کی منگنی کر دوں گی، پھر سسرال میں دبئی بھجوا دیں گے۔ تمہاری بیٹی سے شادی کراؤ تو سارا خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ یہ باتیں سن کر میرا دل پھٹ گیا۔ میرا کیا ہوا میری بہن کے سامنے آ رہا ہے۔ میرا دل بار بار مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس ٹائم اگر میں چپ رہ جاتی تو آج میرے سامنے یہ سب کچھ نہیں آتا۔ اسی نے ہمیں بہت زیادہ کھری کھوٹی سنائی اور کہا کہ اچھا ہوا مجھے تمہاری بیٹیوں کے لکشن کا پتہ چل گیا، ورنہ میں تو برباد ہو جاتی۔ اب میرے بیٹے کی شادی ایک خوبصورت لڑکی سے ہونے والی ہے۔ اتنا سننے کے بعد امی نے کہا اللہ تمہاری اولاد کو ٹھیک رکھے، اور جو میرے ساتھ ہوا ہے اور میری بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے سامنے نہ آئے۔ اور امن سے کہنے لگی کہ جاؤ اپنی پھوپھی کو گھر پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ پھوپھی کے گھر کے جانے کے بعد میں آمنہ کے پاس جاتی ہوں۔ میں بھی ڈر رہی تھی، لیکن تبھی آمنہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی اپی آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہی ہوگا، اور کیا پتہ میرے لیے یہی بہتر ہو۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا تھا، اگر آپ ایسا نہیں کرتی تو ہمیں خاندان والوں کی سچائی کا کیسے پتہ چلتا، عورت کی سچائی کا کیسے پتہ چلتا۔ اگر میں شادی کے بعد اس عورت کے گھر چلی جاتی تو کیا پتہ کہ مجھے بعد میں چھوڑ دیتی۔ آمنہ کی یہ باتیں سن کر میرا دل بھر آیا۔ اتنے میں امی بھی وہاں پر آ گئیں اور انہوں نے بھی کہا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں شروع سے ہی تمہیں غلط مان رہی تھی، لیکن آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، یہ دنیا ایسی ہی ہے۔ اتنا کہہ کر میں اور ماں اور آمنہ تینوں چپٹ کر رونے لگی۔ دھیرے دھیرے کر کے ٹائم گزرتا چلا گیا اور اب نہ ہی ہم نے کسی سے تعلق رکھا اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر پر آتا۔ ایک روز میرے لیے ایک رشتہ آیا، بہت اچھا خاندان تھا، لڑکا باہر رہتا تھا۔ میری امی کو رشتے میرے لیے بہت پسند آیا اور میری منگنی کرا دی گئی۔ منگنی کے بعد لڑکے نے ایک دو دفعہ مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ گھر میں بہن ہے، وہ کیا سمجھے گی، تو میں نے انکار کر دیا کہ شادی سے پہلے میں بات چیت نہیں کر سکتی۔ اماں سب سے زیادہ خوش تھی، بیٹھے بیٹھے کہنے لگی دیکھا مریم کا کیسا رشتہ آیا ہے، جو خاندان والے میری بیٹی کو منہ بھر بھر کر گالیاں دیتے تھے اب انہیں پتہ چلے گا کہ میری مریم کتنی خاص ہے۔ اس کے لیے کیسا رشتہ آیا ہے جو بہت ہی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور لڑکا باہر کے دیش میں رہتا ہے اور بہت ہی زیادہ امیر فیملی ہے۔ اس کی ننند بھی ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس کی ساس بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے، دن بھر مریم کی تعریف ہی کرتی رہتی ہے۔ میری مریم خوش رہے گی اور اس خاندان والوں کو تو جب آگ لگے گی جب میری مریم کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوگی۔ میں اماں کی بات پر مسکرا دیتی، لیکن مجھے اندر ہی اندر آمنہ کے لیے دکھ ہوتا کہ جس کا اظہار میں نے اماں سے کیا تو انہوں نے چپ کروا دیا۔ مریم تمہاری شادی یہاں پر ہو جائے تو تم دیکھنا آمنہ کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے آئیں گے۔ میری بھائی نے تو شادی کرنے سے صاف منع کر دیا، وہ یہ کہتا تھا کہ جب تک میں اپنی دونوں بہنوں کی شادی نہیں کر دیتا تب تک میں اپنی شادی نہیں کروں گا۔ یہ باتیں سن کر میری اماں بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتی۔ میرے منگیتر ملک سے باہر تھا، سو ننند اور ساس نے ہی سارا کام کیا اور میری منگنی کے بعد میری شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ سب کچھ اتنا اچھا اور مہنگا تھا کہ ہم سب سپنے میں نہیں سوچ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ گولڈ کی جویلری تھی۔ ہم سب بہت زیادہ خوش تھے۔ اماں تو جلدی سے میری شادی کرانا چاہتی تھی۔ بس 2-3 مہینے بعد میری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ شادی کی تیاریوں میں وقت کا پتہ نہ چلا۔ اماں مجھے بار بار بس یہی سمجھاتی کہ سسرال میں بہت سوچ سمجھ کر رہنا پڑتا ہے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور کبھی کبھی کچھ باتیں برداشت اور سہنی پڑتی ہیں۔ اماں کی یہ باتیں آمنہ کو بھی سننے کو ملتی تھی۔ بس اب ماں کی تو یہی خواہش تھی کہ میں اپنے سسرال میں جا کر خوشی سے اپنی زندگی گزار لوں۔ پھر آخری دن وہ بھی آ گیا جب مجھے اس گھر سے رخصت ہونا تھا۔ میری ساس اور میری ننند نے جہیز لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے گھر سب کچھ ہے،
मगर भाई ने फिर भी जितना हो सके उतना मेरे लिए किया। शादी के वक्त मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। मेरा सारा बचपन मेरी आंखों के सामने आने लगा। कैसे अम्मी के पास खेलती थी, पापा के कंधे पर बैठकर पूरे घर की सवारी करती थी, और आज ना तो मेरा बचपन बाकी, ना ही अब्बा। यह सब सोचकर मेरा दिल तड़प रहा था कि काश मेरे अब्बा ज़िंदा होते और मेरे साथ होते। सादिक शादी के 2 दिन पहले आए थे। मैंने जैसा सोचा था वे वैसे ही थे। खूबसूरत, मोहब्बत करने वाला, ख्याल रखने वाला। मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी हो गई थी, और सबसे अच्छी बात, मेरी शादी के 2 दिन बाद ही आमना के लिए रिश्ता भी आ गया। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। ऐसे जैसे कि ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मेरी मुट्ठी में कैद हो गई हों। सादिक मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते। मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश थी। अम्मा बहाने बहाने से पूछती कि अपने घर में खुश तो होना, और मैं सर झुकाकर एक बात बता देती, मेरी शादी का पहला महीना बहुत खूबसूरत गुजरा। 1 माह बाद मैंने सादिक से पूछा कि आपकी छुट्टियां कब ख़त्म होंगी। मेरी बात पर वे मुस्कुरा दिए, नहीं बस अब मैंने बाहर नहीं जाना, यहीं पर करूँगा जो काम करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई कि जो पति के जाने की दर्द था वह भी ख़त्म हो गया। मेरी ननद बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे अक्सर तोहफे भी ला कर देती। उसे रोज़ तनख्वाह मिलती थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती कि इतने पैसे रोज़ कैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये मेरा मसला नहीं था। मैं अच्छा खा पी रही थी, घर वालों की मदद कर रही थी, मेरा पति मेरे पास था, और मुझे क्या चाहिए था। ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद मेरी ननद के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया। सब लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। लड़का अलग जगह पर रहता था। लड़के के पाकिस्तान आने पर मंगनी और शादी रखी गई। लड़के के आने में भी 1 साल था। पहले 6 महीने तो बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन शायद मुझे अपने पति पर शक होने लगा। वे सारा दिन घर पर ही होते थे, ना कहीं पर कारोबार शुरू किया और ना ही उन्हें वापसी बाहर मुल्क पर जाना था। वे सुबह तैयार होकर निकल जाते और रात को दोस्तों के साथ वापसी होती। घर का पूरा खर्चा ननद के पैसों से चल रहा था। वही मुझे खर्च के पैसे दिया करती और घर पर ज़रूरी काम कराती थी। मेरा पति भी उनसे ही पैसे लेता, जिस पर वे कभी एतराज़ नहीं करती थी। यहाँ तक कि सास के देने दिलाने का सारा पैसा भी वही देती। मुझे अपने पति पर उलझन होने लगी थी कि ऐसी भी क्या शादी हो गई है जो हाथ पैर जोड़कर ही घर पर बैठ गए हैं। अब मुझे अपने पति से भी थोड़ी सी चिढ़ होने लगी। वे मुझसे कहते थे कि मेरी बहन कमा रही है तो मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, बस तुम मज़े करो, ऐश करो, खाओ पियो। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता कि ऐसी भी कहीं होता है। अच्छा भाई बैठकर अपनी बहन की कमाई नहीं खाते, लेकिन वे चुप हो गई थी। उन्हीं दिनों आमना का रिश्ता पक्का हो गया और उसकी शादी हो गई। मैं शादी के काम में इस कदर मशरूफ़, घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सब पूछते कि तुम्हारा पति वापस कब जा रहा है, और मैं मुस्कुरा कर कह देती कि 2 महीने में। आमना की शादी में सभी ख़ानदान वालों ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करी और मेरे पति के बारे में बहुत सारी बातें पूछी। वे कह रहे थे कि इसके पीछे तो इसके भाई बहनों के भी नसीब खुल गए हैं, एक से बढ़कर एक रिश्ता है। बाकी बातें तो मुस्कुरा कर दी थी, लेकिन मेरे अंदर जो था मुझे पता था कि भला ऐसे ख़ानदान में शादी करके क्या करना जिसका मर्द नहीं औरत कमाती हो। कभी कभी हैरत होती थी सादिक कितना अरसा कैसे मुल्क बाहर चले गए थे। उनके लिए अपने लिए 1 गिलास का पानी लेना भी बहुत भारी काम था। उनका कुछ करने का दिल नहीं करता। इन्हीं सोचों में मेरी ननद की शादी के दिन भी करीब आ गए और वह भी रुखसत होकर जाने लगी। जिस दिन उसकी शादी थी, जब वह रुखसत होकर मेरे गले लग रही थी, तो उसने मेरे कान में एक बात कही कि भाभी आप फ़िक्र मत करो, जो काम मैं करती थी वे आप कर लेना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि मेरी परेशानी ख़त्म हो चुकी थी। कमाने की फ़िक्र थी, अब जो भी था वह मुझे खुद ही घर बसाना था। मैं एक मर्तबा फिर अपने घर वालों को तानों की कतार में खड़ा नहीं करना चाहती थी। शादी से थोड़ी सी मुझे फुर्सत मिली तो मैं अपनी ननद के बताए हुए पते पर पहुंच गई। वहाँ खंडर था। जब जाकर मैंने नौकरी के बारे में पूछा तो मेरे सर पर आसमान गिर गया, क्योंकि वह तो एक ऐसा कारोबार था जिसके हमारे धर्म में बिल्कुल मना है। उनके दफ्तर की एक पूरी चेन थी
جس میں بہت سے لوگ خاص کر لڑکیاں کام کرتی تھی۔ مجھے جان کے حیرت کا دھکا لگا کیونکہ میری ننند کچھ اور نہیں بلکہ بھیک مانگتی تھی۔ ہاں، روز برقع پہن کر وہ بھیک مانگنے جاتی تھی۔ میں جتنے عرصے سے جوان لڑکیوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتی آ رہی تھی تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ بیچاری جانیں کیسے مجبور ہو کر آئی ہیں، تو وہ بالکل غلط تھا، بلکہ ان کا یہ ایک مکمل کاروبار تھا۔ اس دفتر میں باقاعدہ لوگوں کا سگنل اور جگہ بنی ہوئی تھی کہ یہاں اس علاقے میں تمہیں بھیک مانگنی ہے اور اس میں دوسرے میں تمہیں مانگنی ہے۔ میں گھر پر واپس آئی اور آتے ہی اپنی ننند کو فون کیا۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی، بھابھی، جن گھروں کے مرد نہیں کما سکتے ان گھروں کی عورتوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی کبھی بھی ملک سے باہر نہیں گئے تھے، بس رشتہ لینے کی خاطر ایسا بولا تھا، مجھے معاف کر دینا، لیکن میں مجبور تھی، پڑھی لکھی نہیں ہوں، پھر کیا کر سکتی تھی۔ بھائی نے بھی میرے کام کی حقیقت جانتے ہیں۔ میں نے چپ کر کے فون رکھ دیا اور صادق سے پوچھا تو ان کے جواب نے مجھے کہیں پر کھڑا کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو مانگ لو نا بھیک، یہاں کس کو پتہ چل رہا ہے، میری بہن تو مانگتی تھی نا۔ اس جواب پر میں گھر واپس آ گئی اور اماں کو ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے مجھے آرام سے کہہ دیا کہ ایسی جگہ پر واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تمہارا پتی کماتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو میری بیٹی مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ اس وقت مجھے اپنی ماں پر بہت زیادہ پیار آیا کہ ہر مشکل وقت میں انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ میں تقریباً 2 مہینے گھر پر ہی تھی۔ 2 مہینے بعد گھر پر صادق آیا اور مجھ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ میری ساس نے معافی مانگی، جھوٹ بول کر میری شادی کرا دی تھی۔ وہ وقت تھوڑا مشکل تھا لیکن کٹ گیا۔ میرے بھائی نے صادق کو اپنے ساتھ کام میں لگا لیا اور اب میں اپنے سسرال واپس آ چکی ہوں۔ چاہے دیر سے ہی صحیح، لیکن میرے پتی اب لائن پر آ چکے تھے اور مردوں کی طرح کمانے لگے۔ چاہے وہ کمائی تھوڑی ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ برکت والی ہے۔ دھنیہ واد دوستو۔